नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली इसमें हम लोग वो ऑर्गेनली इंक्लूड करते हैं जिनके की फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट होते हैं। और इनमें हम लोगों ने इंक्लूड किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, लाइसोसोम को और वेक्यूल को। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे और वेक्यूल पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या होता है ये बेसिकली। सो एंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और प्लास मतलब हो गया आपका किससे रिलेटेड, साइटोप्लाज्म से, और रेटिकुलम हो गया एक तरह से एक नेटवर्क। ठीक, so electron microscopic studies of the eukaryotic cell reveal that the presence of the network or the reticulum of what reticulum of the tiny tubular structures. ठीक है, these tiny tubular structures which are present in a cytoplasm, it's known as a ER or the endoplasmic reticulum. ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम के बेस पे बच्चों हम लोग उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो दो टाइप्स है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जैसे स्मूथ होती है और रफ जैसे रफ होगी, जैसे किसी की स्किन रफ हो गई, ठीक है, उसके पिंपल्स वगैरह हो गए, तो हम लोग कहेंगे कि वो रफ स्किन, बिल्कुल पिंपल्स वगैरह नहीं है तो स्मूथ है। तो यहाँ पे हमारे जो पिंपल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो है राइबोसोम। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ हो जाएगी और राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ हो जाएगी। ये पॉइंट है। देखो, सबसे पहले द ER often shows ribosome attached to its outer surface. The ER which is bearing ribosome is called as a rough endoplasmic reticulum, and the absence of ribosome they appear smooth and these are called as a smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक वो पार्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और एक वो पार्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। तो जो अंदर होता है बच्चों, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल, और जो बाहर हो गया वो हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो ER क्या हो गया, एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गई, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क हो गया जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दो टाइप्स की होती है, रफ होती है और एक स्मूथ होती है। रफ जो होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम होती है और स्मूथ जो होती है वो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली इसका फंक्शन मैंने बता रखा है आप लोगों को। ये पिक्चर आप लोगों को NCERT में गिवन है बच्चों। NCERT के ही हम लोगों को डायग्राम वगैरह सब कंसीडर करने ही है, हम लोग उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों हमारे पास में है बेसिकली डायग्राम से रिलेटेड जो पिक्चर आप लोगों को NCERT ने प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा इसके जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप ये देखिए, ये एक सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बीच में जो पोर्स हो गए वो न्यूक्लियर पोर हो गए। ये वाला जो नेटवर्क है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, इसको हम लोगों ने कहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे ये राइबोसोम प्रेजेंट है। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोगों ने कहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम प्रेजेंट हो गए, रफ हो गई, ये राइबोसोम एब्सेंट हो गए तो स्मूथ हो गए। नेक्स्ट दैट इज इन्वॉल्व RER। कहाँ आप लोगों को मिलती है RER? बेसिकली उन सेल्स में मिलती है which are actively involved in a protein synthesis and the secretion. So because of the presence of the ribosomes, this provide a site for the protein synthesis, so they are helpful in a protein synthesis. These are also extensive in the continuous with the outer membrane of nucleus. ये outer membrane of nucleus से ही जुड़ी हुई है। एक साइड पे ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से जुड़ी रहती है और दूसरी साइड पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बच्चों, उसका जो मेनली फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जैसे RER का फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, और SCR का फंक्शन जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं जनरली एनिमल्स के अंदर, दे आर सिंथेसाइज्ड वेयर, दे आर सिंथेसाइज्ड इन अ SER।
ठीक है। तो आपको क्या क्या याद करना है, आपको टाइप्स याद करने हैं और आपको याद करना है इसका फंक्शन। RER का फंक्शन राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस है, और SER का फंक्शन राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से लिपिड सिंथेसिस है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो गोल्जी अपरेटस जो है बच्चों, वो उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, कैमिलो गोल्जी। So Camillo Golgi in 1898 first observed densely stained reticular structure, और ये बेसिकली न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होती है, नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पास होती है। देन दैट वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर दैट साइंटिस्ट। अब इसमें इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेनली फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर डायमीटर है, वो डायमीटर क्या है 0.5 माइक्रोमीटर टू द 1 माइक्रोमीटर। फ्लैट है, डिस्क शेप्ड सैक है, और हम लोग उनको क्या कह सकते हैं, सिस्टर्नी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सिस्टर्नी। ये जो होते हैं बच्चों, इस तरह से होते हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, these are parallel to each other, और इनका एक पर्टिकुलर फेस होता है, मतलब एक फेस होता है जो कि कॉन्वेक्स होता है और दूसरा जो फेस होता है वो कॉनकेव होता है। उन दोनों के अलग अलग नाम है और उन दोनों के ही अलग अलग फंक्शन है, वो हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो गोल्जी सिस्टर्नी जो होती है बेसिकली दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज। जो फॉर्मिंग फेज होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं सिस फेज, और उसका जो शेप होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स, जैसे आप लोगों ने स्पून देखी होगी, तो स्पून के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग कुछ फूड मटेरियल लेते हैं उसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं। तो इनका जो सिस फेज होता है, जो कि फॉर्मिंग फेज होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, और जो अपोजिट फेस होता है वो कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस होता है। आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। ये दोनों ही फेस आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिस फेज जो होता है वो बेसिकली रिसीविंग फेज होता है, और जो ट्रांस फेज होता है वो डिस्चार्जिंग फेज होता है। जैसे दो गेट हो गए, एक गेट से एंट्री हो रही है, दूसरे गेट से एग्जिट हो रहा है। तो ये सिस फेज से कोई भी मटेरियल जिसकी पैकेजिंग होती है इन फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स और द वैक्यूल्स, वो जो मटेरियल है वो बेसिकली क्या होगा, सिस फेज से एंटर करता है और फिर मॉडिफाई होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, और फिर देन वो ट्रांसफेज से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस होती है गोल्जी apparatus में। सो गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो मैंने आपको बताया दो गेट हो गए, ठीक है, एक गेट से एंट्री हो गई, दूसरे गेट से बाहर निकल गए। मीनवाइल उसमें कुछ चेंजेस हो गए। अब ये जब बाहर निकलता है मटेरियल, तो या तो ये सेल के अंदर ही सिक्रीट हो जाएगा, यानी सेल के अंदर ही रह गया, इंट्रासेलुलर हो गया, या फिर ये क्या होता है सेल के बाहर भी सिक्रीट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से होता है, इंट्रासेलुलर भी सिक्रीशन होता है और सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके पिक्चर की, जो आप लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी में। देखो, सो दिस इज बेसिकली गोल्जी बॉडी। ये हो गए फ्लैट स्ट्रक्चर्स, फ्लैट सैक स्ट्रक्चर। इसमें दो फेजेस हो गई आपकी, एक तो कॉन्वेक्स होगी और दूसरी क्या होगी, कॉनकेव होगी। So material to be packaged in a form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो भी मटेरियल पैकेज हो रहा है, जिस भी मटेरियल की पैकेजिंग हो रही है, वो बेसिकली इसके सिस फेज से जुड़ जाता है और फिर मूव करता है टुवर्ड्स टू द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, this explains why Golgi apparatus remains in a close association with the endoplasmic reticulum। तो ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही प्रेजेंट होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाती है वो मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और सिस फेज से जुड़ जाता है, और सिस फेज से जुड़ने के बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, देन दैट विल बी रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है आपके अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम एंड
number of protein synthesis by the ribosome on the endoplasmic reticulum, they all are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they release from the transphase, as I have already told you, and that's basically important site for the formation of glycoprotein and the glycolipid. ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है बच्चों. ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना है, ग्लाइकोलिपिड जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना है. ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि गोल्जी अपरेटस एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर पैरेलल अरेंज्ड टू ईच अदर. इनको हम लोग सिस्टर्नी भी कहते हैं. इन सिस्टर्नी के दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है. सिस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स होगा, ट्रांस फेज जो होगा वो कॉनकेव होगा. सिस फेज में बेसिकली कोई भी मटेरियल जो होता है जिसका मॉडिफिकेशन हो रहा होता है वो आके उससे जुड़ जाता है, और ट्रांस फेज से आफ्टर द मॉडिफिकेशन वो मटेरियल रिलीज हो जाता है. वो रिलीज सेल के अंदर भी हो सकता है, वो रिलीज सेल के बाहर भी हो सकता है. मेनली जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाती है उनका मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्जी अपरेटस के थ्रू होता है. इसीलिए गोल्जी अपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होता है. ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में. नेक्स्ट में बता देती हूँ आप लोगों को लाइजोसोम. तो लाइजोसोम बच्चों आप लोगों को पता होगा सुसाइडल बैग्स इनको हम लोग कहते हैं. तो सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं ना जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद कर दिया. तो वैसे वाली स्थिति है इनकी कि जिस जो सेल इनको जगह दे रही है उसी सेल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में उसको खत्म करेंगे. अगर वो सेल डैमेज हो गई है, रप्चर हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है ना, तब वो सेल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे कि अब तेरा कोई काम नहीं है, तू फालतू का पॉइजन फैलाएगी, चलो तेरे को बाहर निकाल देते हैं. सो लाइसोसोम क्या है? दीज आर बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम. So lysosomes are formed from the Golgi apparatus. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि Golgi apparatus से ये बनता है. Then the isolated lysosome vesicles have been found to very rich. अब ये किस तरह से किसी भी infected cell को digest करती है? Because of the presence of very important enzymes which are known as a hydrolytic enzyme. Hydro का मतलब होता है water. वाटरलाइसिस. सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में इनमें हमारे पास में इंक्लूडेड है लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस. और ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं विच आर बेसिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच आप लोगों को पता होगी 0 से लेके 6.9 तक की जो पीएच होती है उसको एसिडिक पीएच कहते हैं. ठीक है, और 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, और फिर 7.1 से लेके जो 14 तक पीएच होती है वो आपकी बेसिक पीएच होती है. ठीक है, तो 0 to 6.9 की जो पीएच होती है बच्चों वो एसिडिक पीएच कहलाती है. एंड दीज एंजाइम्स आर कैपेबल. अब आप खुद सोचो, एंजाइम है, एंजाइम के लास्ट में क्या लगा है? सफिक्स लगा है एज. दिखा, ये है एज, ES. ये ठीक है, तो लास्ट में जो लगा हुआ है सफिक्स उसके बेस पे हम लोग नाम पता करेंगे. लाइपेजेस यानी लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन को करेगा, और कार्बोहाइड्रेजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा. सिंपल चीज हो गई. सुसाइड बैग्स हो गए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गए, और इन्फेक्टेड और रप्चर्ड सेल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ठीक है, और फॉर्म होते हैं बाय द पैकेजिंग प्रोसेस फ्रॉम द गोल्जी apparatus. ठीक है,